देखिए आज हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है। किसमें? सीटेट में, है ना। सीटेट के एग्जाम में आपका यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है। कहाँ से? एनसीएफ 2005 और आरटी 2009, यहाँ से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है। मतलब ये जो टॉपिक आज पढ़ेंगे यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होगा। क्या हुआ? कहते हैं कि 39 से 40 नंबर का बिल्कुल। क्या है, यहाँ से जो पढ़ेंगे वो आपकी सारी जो है शिक्षण में सब प्रयोग है, क्योंकि एनसीएफ में यही बताया है कि कब, क्या और कैसे पढ़ना है। क्या बताया है? कब, क्या और कैसे पढ़ना है। एनसीएफ बताता है कि कब, क्या, कैसे पढ़ाना या सिखाना है। शांत हो जाइए, इतना शोर कर रहे हैं। बैठ जाइए पीछे। फिर से हाँ, बैठ जाइए सब लोग। क्या हुआ? एकदम ऊपर हाथ करके लिखें। देखिए एनसीएफ 2005 बताता है कि बालक को कब, क्या और कैसे सिखाना या पढ़ाना है। पूरी तरीके से ये क्या है, एक ऐसा लिटरल दस्तावेज है जिसमें लिखा हुआ है कि बालक को कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। बात समझ में आई कि ये पूरा आपका जो है डॉक्यूमेंट्री है जिसमें ये लिखा गया है कि एक शिक्षक को बालक को किस प्रकार से पढ़ाना है, कब पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। बात समझ में आ रही है कि पढ़ाना क्या है वो भी निश्चित है, कब पढ़ाना है वो भी निश्चित है और कैसे पढ़ाना है ये भी निश्चित है। ये बताता है कि एक टीचर को ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। बात समझ में आई। और ये जो आपका पूरा एनसीएफ है वो 5 भागों में विभाजित है। पहले देखिए अच्छे इसका निर्माण कैसे हुआ। एनसीएफ 2005 के इतिहास में जाते हैं तो ये 3 जगह से इसके स्रोत जो है 3 जगह से मिलते हैं। प्रथम ये कहाँ से लिया गया है? एनपी नाम सुने होंगे आप लोग, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, निप, एनईपी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986 और निप 1992। पहला सोर्स यहाँ से ये क्या होता है, आपका एनसीएफ यहाँ से प्रेरित होता है। दूसरा यशपाल समिति 1992। तीसरा जो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का एक नाटक है, एक संस्करण है जहाँ के टॉपिक सभ्यता और सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस से लिया गया है। ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। किस नाम से? तो वही तो बता रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बता तो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। दोनों शिक्षा नीतियां किस पे जोर देती हैं? क्या हो? यशपाल समिति आपने सुना है ना, कहाँ कमिटी लिखा है? यशपाल समिति भी कह सकते हैं, यशपाल कमेटी भी कहते हैं। यशपाल कमेटी इंग्लिश है आपका, यशपाल समिति आपका हिंदी है। डोंट बी सो कंफ्यूज्ड। तो ये देखिए जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आई थी 1992,
उसमें क्या था, जो 86 में आया था उसका नया संस्करण था, या उसका क्या था, रिवाइज पॉलिसी थी, उसका संशोधन करके और उसमें चीज़ों को बढ़ाया गया। अब देखिए 1986 में जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आई थी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, तो उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई थी। किसकी बात कही गई थी? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई थी। और उसके साथ ये भी कहा गया था कि सामाजिकता को भी महत्व देना चाहिए। और ये जो सामाजिकता को महत्व देने की बात आई वो कहाँ से आई थी? कोठारी आयोग से। कोठारी आयोग ने कहा कि विद्यालय का जो ज्ञान है उनको समाज से जोड़ा जाए, है ना। बाद में यही चीजें क्या हुई, आपके शिक्षा नीति के अंतर्गत रखी गई। जो विद्यालय ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए या व्यवहारिक जीवन से या समाज से उसको जोड़ा जाए। फिर जो है आपका ये आपका रिवाइज पॉलिसी आई 1992, उसमें भी यही बताया गया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, 50% महिलाएं होनी चाहिए, जो आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन जिसे आप कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, उसकी भी एक सुविधा होनी चाहिए। और हर विद्यालयों में कम से कम जितने सब्जेक्ट चलते हैं उतने उनके मास्टर्स होने चाहिए, है ना। और 3 कमरे के साथ साथ एक जो है प्रधानाध्यापक का अलग कमरा होना चाहिए। ये सारा आपका रिवाइज पॉलिसी में हुआ था, है ना। और इसी नीप के ही अंतर्गत आपका ब्लैक बोर्ड आया था। ब्लैक बोर्ड योजना कब आई थी? 1987 में आई थी। तो ये जो है यहाँ से आपका पहला तो स्रोत कहाँ से आता है आपका, ये जो ढांचा तैयार किया गया, ये जो दस्तावेज लिखा गया, वो सर्वप्रथम कहाँ से प्रेरित हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 से। दूसरा उदाहरण क्या हुआ? यशपाल समिति। यशपाल समिति का गठन किस लिए किया गया था? बस्ते के बोझ को कम किया जाए। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बात थी, थीम था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। दूसरा थीम था क्या? बस्ते के बोझ को कम किया जाए। बस्ते के बोझ को कम किया जाए। यशपाल समिति का गठन 1992 में हुआ। इनका एक आर्टिकल छप के तैयार हुआ 1993 में। और उन्होंने बताया कि बालकों पे जो भार दिया जाता है, बस्ते का भार, जो पाठ्यक्रम का भार दिया जाता है, जो विशाल पाठ्यक्रम है बालकों में, वो क्या करता है? बालकों को मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है। उसको कम करने की ज़रूरत है। और यहाँ से आप देखेंगे कि एनसीएफ में भी ये बताया गया है। क्या बताया गया है? उसी का थीम, यहीं से इसका थीम रखा गया है, लर्निंग विदाउट बर्डन। कहने का आशय है क्या? बिना भार के अधिगम, बिना भार के अधिगम। कहने का अर्थ क्या है? बिना बोझ की शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा। बोझ आप लोग जानते होंगे क्या होता है? व्यवहारिक भाषा बात कर रहे हैं। बोझ, भार। जैसे देखते हैं खेतों में जब किसान काम करते हैं, बहुत सारा गट्ठर इकट्ठा करके सर पे रख लेते हैं, क्या हो जाता है? बोझ हो जाता है, भारी हो जाता है, जिससे चलने में भी और मानसिक थकान भी आता है और शारीरिक थकान में भी आता है। तो यहाँ भी क्या होता है? जो ये शिक्षा का बोझ है, शिक्षा का बोझ कहने का मतलब बस्ते का जो बोझ है, जो शिक्षा बस्ते में कैद है, किताबों के रूप में, विशाल पाठ्यक्रम के रूप में, जो सारी चीज़ें उस पर बच्चे पे लाद दी जाती है कि आप उसको इतना पढ़ना है, इतना ढो के ले जाना है, उसको क्या किया जाए? कम किया जाए। और ये जो है एनसीएफ का थीम रखा गया कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम या बिना बोझ के शिक्षा। जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो है पाठ्यक्रम, जो विशाल काय पाठ्यक्रम है उसको कम किया जाए, और जो बस्ते का बोझ है उसका वजन जो है उसको भी क्या किया जाए? कम किया जाए, है ना। फिर तीसरी बात है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। ये किसका उदाहरण है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर का उन्होंने बताया, इनकी जो है ये नाटक है जिसका अर्थ है सभ्यता और प्रगति, प्रोग्रेस, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सभ्यता और प्रगति। उसमें उन्होंने बताया है सृजनात्मकता,
क्या है? सृजनात्मकता आनंदमय बचपन की कुंजी है। समझ रहे हैं? बचपन की कुंजी क्या होता है? सृजनात्मकता और आनंद। आनंद में जो है, आनंदमय होने का मतलब प्रसन्नचित्त, और प्रसन्नचित्त होने का मतलब जो विभिन्न प्रकार की चीजें उस पर लाद दी जाती है कि आपको इतना पढ़ना है, इतना सीखना है, ऐसे करना है, ये बनना है, इन सारी चीजों से मुक्त होनी चाहिए क्या? शिक्षा प्रणाली। बालों के ऊपर ये सारी चीजें भार नहीं देना। उसका जो बचपन है स्वतंत्र बचपन है, जो रचनावादी बचपन है, उसको वैसे रहने दिया जाए। उसके रचनावादी शक्ति को या उसके रचनावादी दृष्टिकोण का हनन न किया जाए। इस उनके संस्करण में यही पता चलता है। तो ये 3 स्रोत है जहां से जो है आपका एनसीएफ 2005 का न्यू रखा जाता है। बात समझ में आई? अब देखिए, ये पूरे एनसीएफ को 5 भागों में बांटा जाता है। जिसमें सर्वप्रथम आपका आता है परिप्रेक्ष्य। क्या होता है परिप्रेक्ष्य? पर्सपेक्टिव क्या होता है? पूरा इंट्रोडक्शन होता है कि कैसे क्या करना है ना। तो ये जो पूरा एनसीएफ है उसको सबसे पहला भाग परिप्रेक्ष्य है। उसमें ये बताता है कि जो चीज़ें हैं उसको किस प्रकार से उसका संचालन करना है। इसका क्या कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है, इसमें इसका क्या उद्देश्य है, ये सारी बातें इसमें बताया जाता है। दूसरा है सीखना और ज्ञान। सीखना और ज्ञान। अब देखिए, यहाँ पे 2 बातें आती है, एक ज्ञान होता है, एक सूचना। दोनों में अंतर क्या है? ज्ञान एवं सूचना। क्या होता है? किसी बात की जैसे किसी और से जानकारी मिली है तो सूचना होता है, और ज्ञान पूर्ण तरीके से उस बात और देखिए क्या होता है, दोनों का अर्थ एक होता है। ज्ञान में सूचना शामिल होती है लेकिन सूचना में ज्ञान शामिल नहीं होता। बात समझ रहे हैं? ज्ञान में सूचना शामिल होती है लेकिन सूचना में ज्ञान आपका शामिल नहीं होता। आप देखिए, जैसे गुरुत्वाकर्षण की बात होती है, गुरुत्वाकर्षण की बात होती है, बालकों को पढ़ाया जाता है। अगर उसका सिर्फ परिभाषा बता दिया जाता है तो वो क्या होता है? सिर्फ सूचना मात्र होता है। बालक को अगर उसका परिभाषा रटा दिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण है क्या, तो वो क्या होता है? सिर्फ सूचना होता है। लेकिन यही बालक जब उसी चीजों को तर्क वितर्क है ना, उसका व्याख्या कर सके, उसका विश्लेषण कर सके, उसके आधार पे विभिन्न आयाम स्थापित कर सके, उदाहरण प्रस्तुत कर सके, दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग कर सके, तब वो क्या कहलाता है? आपका ज्ञान। जब उसको क्या करे, वो भली भांति उसको व्याख्यित और इसके बाद उसका स्पष्टीकरण कर सके, तो वो क्या कहलाता है? आपका ज्ञान। अब जैसे टीचर जो है आके पढ़ाते हैं, यहाँ पे ये चीजें, वहाँ पे ये चीजें, जैसे आप जब पढ़ते हैं कि यहाँ की जनसंख्या इतनी है, भारत की जनसंख्या इतनी है, तो ये सारी चीजें क्या है? सूचना है। ये सब ज्ञान नहीं है, ये सब सूचना है। और जैसे यहाँ बारिश ज्यादा हो रही, कहाँ बारिश ज्यादा हो रही है? चेरापूंजी में ज्यादा हो रही है। कहीं सूखा पड़ रहा है, कहाँ सूखा पड़ रहा है? राजस्थान में सूखा पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है? सूचना मात्र है। ये कुछ समय के लिए बालकों के दिमाग में बनी रहती है, इसके बाद फिर क्या हो जाती है? उतर जाती है। हाँ, इसको जो है जब आप विभिन्न प्रकार से इसका विश्लेषण कर सकते हैं। सूखा पड़ता है तो क्यों पड़ता है, अगर बारिश हो रही है तो क्यों पड़ रही है, क्या असर है, मतलब इसका विभिन्न आयामों के पक्षों के बारे में जब हम बात करते हैं, व्याख्या करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं या विश्लेषण करते हैं, तब वो क्या कहलाता है? ज्ञान। ज्ञान कहने का अर्थ है कि जब हम अपने सूझ का, हाँ, जब हम सूचनाओं का ही ज्ञान, अवबोध, कहने का अर्थ है कि सूचनाओं का जब तर्क शक्ति के साथ, सूझ के साथ उसकी व्याख्या और विश्लेषण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ज्ञान। बात समझ रहे हैं? किसी तथ्य को जब हम तर्क वितर्क और सूझ के साथ उसकी व्याख्या करते हैं एवं विश्लेषण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ज्ञान। बात समझ आ रही है? कि तर्क का प्रयोग करते हैं, समझ का प्रयोग करते हैं, और समझ और तर्क का प्रयोग के साथ साथ किसका प्रयोग करते हैं? सूझ का।
तर्क, सूझ और समझ का प्रयोग करने के बाद जब हम किसी चीज की व्याख्या करते हैं या उसकी विश्लेषण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। जब उसका व्याख्या न कर सके या व्याख्या करने में असमर्थ हो, जब उसका जो है तर्क करने में असमर्थ हो, जो चीजें हमें किसी से प्राप्त हैं वो क्या कहलाती हैं? सूचना, है ना। आपको उन्होंने मिलने बुलाया, ये बात क्या हो गई? ये सूचना मात्र हो गई। जब आप उसी पे क्या करते हैं कि क्यों बुलाया, कैसे बुलाया, क्या निष्कर्ष है, जब विभिन्न आयाम उसका आप वो कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? आपका ज्ञान हो जाता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये बताया गया है दूसरा जो पक्ष है, जो दूसरे भागों में बांटा गया है, उसमें क्या है? सीखना और ज्ञान। इसमें विभिन्न प्रकार के आपके ज्ञान है, इसमें सीखने में आपके विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप है, जिसे आप सहशैक्षिक क्रियाकलाप के नाम से जानते हैं। सहशैक्षिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? जो बिल्कुल एकदम सही बताने की शिक्षा के साथ साथ जो अन्य क्रियाकलाप करवाए जाते हैं कक्षाओं में, जिसमें आपका विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसमें आपका आर्ट हो गया, सिंगिंग हो गया, डिबेट हो गया, जो विभिन्न खेल कूद, जो विभिन्न आयोजन किए जाते हैं कक्षाओं में, कक्षाओं के मतलब शैक्षिक कार्य के अलावा जो भी कार्य करवाए जाते हैं आपके स्कूल में, विद्यालय में, वो सब क्या कहलाते हैं? सहशैक्षिक कार्यक्रम या सहशैक्षिक गतिविधियां कहलाते हैं। तो ये सीखना और ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो बात है वो क्या है आपका? पहला परिप्रेक्ष्य में इंट्रोडक्शन आता है। क्या है, कैसे है, विभिन्न चीजें आप बताते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? परिचय। दूसरे में क्या है? सीखना और सिखाना है। तीसरा आपका क्या है? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन, जिसे हम कहते हैं आकलन। इसमें बताता है, इस भाग में एनसीएफ के इस भाग में बताता है कि कैसे कैसे पाठ्यक्रम किस किस कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। एक बात यह है कि जो एनसीएफ है वो आपका 1 से कक्षा 12 तक लागू होता है ना। किस क्लास तक? 1 से 12। क्लास 1 से 12 तक लागू होता है। तो यहाँ बताते हैं कक्षा 1 का पाठ्यक्रम क्या होगा, कक्षा 2 का, 3 का, इस तरह की, कक्षा 12 तक का किसका क्या पाठ्यक्रम होगा, जो आकलन विधियां हैं वो कैसी और क्या क्या होंगी। बात समझ में आई? चौथा है स्कूल का वातावरण। स्कूल का वातावरण, जो विभिन्न आपके मानक होते हैं किसी विद्यालय को मान्यता प्राप्त करने के लिए, जो उनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो इसी अंतर्गत आते हैं कि वातावरण कैसा होना चाहिए, है ना, वहाँ पे कैसी सुविधा होनी चाहिए। विभिन्न आयाम इसके अंतर्गत, इस हेडिंग के अंतर्गत बताए गए हैं। बात समझ में आई? समझ रहे हैं ना बात को, कि पूरा जो एनसीएफ है उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में बताता है कि इसमें क्या चीजें हैं, दूसरे भाग में बताता है कि सीखना और सिखाना क्या है, तीसरे भाग में बताता है कि किस किस कक्षाओं के लिए कौन सा पाठ्यक्रम होगा और उसका आकलन कैसे किया जाएगा, चौथे भाग में बताता है कि वातावरण कैसा होना चाहिए, और 5वें भाग में क्या बताता है? व्यवस्थागत सुधार। व्यवस्थागत सुधार मतलब कि जो ऊपर सारी चीजें आप देखे हैं उसमें अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो ये 5वें भाग के अंतर्गत ये बताया गया है कि किस प्रकार से आप उसमें सुधार कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो शिक्षा है, जो शिक्षा क्षेत्र है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के हाथों में है। मतलब समवर्ती सूची में आपकी शिक्षा रखी गई है, जिसमें इसमें नियम अधिनियम बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है। बात समझ में आई? केंद्र के संरक्षण में जो है राज्य सरकारें इसमें नियम अधिनियम बनाते हैं, और बहुत सारे जो है इन्वेस्टमेंट जो कौन करता है? केंद्र सरकार। ये तो आ गया 5 भागों में बांटा गया। अब देखिए इसका जो मुख्य सिद्धांत क्या है। इसके 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। क्या है? क्या हुआ? व्यवस्थागत सुधार। 5वां भाग इसका है व्यवस्थागत सुधार। ध्यान से सुनिए, व्यवस्थागत सुधार में है कि जो व्यवस्थाएं इधर उधर हो रही हैं उसमें जो सुधार करना है तो वो सुधार कैसा होगा और किस किस प्रकार के सुधार इसमें किए जाते हैं, और ये सुधार करने का दायित्व किसके हाथ में होता है? केंद्र, राज्य और जो वहाँ का प्रधानाध्यापक है ना,
वो बताएगा कि किस प्रकार की सुविधा चाहिए बालकों को, किस चीज़ की कमी हो रही है, यहाँ पे ये सुधार है। जब वो रिकमेंडेशंस लिख के भेजता है ना, अपने सुझाव भेजता है कि शिक्षा में इस प्रकार का ऐसा होना चाहिए, तो वहाँ से ये ऊपर जाता है, ऊपर से फिर वो पारित होके आता है। तो ये चीज़ें तो इसके हो गए भागों में कि इतने भागों में ये आपका एनसीएफ बांटा गया। अब देखिए इसके 5 जो है मुख्य सिद्धांत हैं। कितना नंबर आएगा? मुख्य सिद्धांत में आपके 5 सिद्धांत बहुत ही मुख्य है, जिससे आप उद्देश्यों के नाम से भी जानते हैं कि जो एनसीएफ का उद्देश्य है वो क्या है ना। कभी कभी आप इसी हेडिंग में पढ़ते हैं, उद्देश्य के हेडिंग में, कभी कभी ये आप सिद्धांत के हेडिंग में पढ़ते हैं। तो देख लीजिए जो मुख्य सिद्धांत है वो पहला सिद्धांत क्या है, जो लोग पढ़े हैं बताइए। बिल्कुल, क्या? ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ज्ञान मतलब स्कूली ज्ञान, विद्यालयी ज्ञान या स्कूली ज्ञान को क्या है, स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। स्कूली ज्ञान कहने का मतलब जो चीज़ें आप किताब में पढ़ते हैं वो आपका परीक्षा तक ही सीमित होता है। क्या होता है? परीक्षा तक ही सीमित रह जाता है। इसके बाद जो है आप जब क्लासरूम या परीक्षा से बाहर आते हैं तो वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती। कहने का मतलब जितना भी आप श्लोक पढ़ते हैं, है ना, श्लोक पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, एकाक भी चरितार्थ करते हैं, इसीलिए उसको रखा गया है कि बालक जब इसको पढ़ेगा तो ये ऐसे गुण बालक में होंगे, है ना। कोई दोहा बताइए आप लोग। अच्छा, आपका नाम विकास किसने रखा था? अच्छा, तो देखिए दोहे क्या होते हैं, वो चरितार्थ करने के लिए होते हैं। वो क्या होते हैं? पूरा का पूरा ज्ञान का भंडार होता है। अगर एक भी दोहा आप अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं तो आप बहुत आगे जाते हैं, है ना। जैसे आपके बहुत सारे दोहे हैं, याद है आपको किसी में से? हाँ, देखिए ये भी आपका एक बहुत फेमस दोहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। तो कहने का अर्थ क्या है? पानी यानी इज्जत। वो चाहे आपका समाज में हो, घर में हो, परिवार में, स्कूल में है, तो इज्जत या चरित्र जो है वो सबसे बड़ी बात होती है और उसको संभाल के रखना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब इज्जत नहीं रहेगा तो घर में भी नहीं पूछे जाएंगे, बाहर भी नहीं पूछे जाएंगे, कहीं नहीं पूछे जाएंगे, तो आपका हालत कैसा हो जाएगा? जानवरों की तरह आए और भगा उठे। तो ये सारी चीजें क्या कहता है कि सिर्फ इसको पढ़ के मत छोड़िए या परीक्षा के लिए तैयार नहीं करिए, उसे अपने जीवन में लागू करिए। क्या करिए? जीवन में लागू करिए। तो यहाँ भी ये बात कहता है कि जो स्कूल में आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो चाहे आपका नैतिक शिक्षा हो गया, चाहे वो आपका पर्यावरण शिक्षा हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, सारी चीज़ों को अपने दैनिक जीवन से जोड़िए। अब आप कहेंगे कि गणित की शिक्षा जो है व्यवहारिक जीवन से कैसे जोड़ी जाएगी? तो कैसे जोड़ी जाएगी? जोड़ना घटाना नहीं भाई। बताइए गणित की शिक्षा को आप व्यवहारिक जीवन में कैसे जोड़ेंगे? अच्छा, हर चीज मान लेंगे और मान के क्या कहेंगे? आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे, है ना। गणित में जैसे मान लेते हैं कि मान लीजिए इसका सलूशन नहीं आ रहा है, एक्स रख ले रहे हैं, हो गया, ऐसा नहीं। गणित में आप देखते हैं क्रमबद्धता होती है। क्या होता है? क्रमबद्धता। जब भी कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप होता है। तो यहाँ से गणित पढ़ाने का अर्थ क्या होता है कि बालक जो है अपने दैनिक जीवन में क्या करे? क्रमबद्धता को फॉलो कर सके, है ना। कि आपको मतलब एक ही बार में सफलता नहीं मिलती, आपको धीरे धीरे सफलता मिलती है, जिसके लिए आपको क्रमबद्धता को फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। और विज्ञान की शिक्षा क्यों दी जाती है? दैनिक जीवन में हर तथ्य में वो तर्क का प्रयोग कर सके। ये नहीं कि नियमों कानून को खाली याद करें, वो क्या करे?
तर्क का प्रयोग करे, संश्लेषण का प्रयोग करे। कोई वस्तु देख रहा है तो उससे निर्माणकारी चीजों के बारे में वो तर्क प्रस्तुत करे। बात समझ रहे हैं? शांति शिक्षा का पढ़ाने का क्या उद्देश्य है क्लास में? सिर्फ क्लास में ही शांति ना बनी रहे, समाज में शांति बनी रहे, देश में शांति बनी रहे, इसीलिए उसका उदाहरण किया गया है ना, कि जो डिसिप्लिन है वो सिर्फ कक्षा तक ही सीमित ना रहे कि नंबर मिलना है, शांत बैठे रहें, है ना। बच्चों में यही होता है कि क्लास में खूब बढ़िया से आके बैठ रहे हैं शांत एकदम, और बाहर आप देख लेंगे तो सबसे उदंड वही होते हैं। तो वो क्या होता है, वो डर होता है, फियर होता है, किसके लिए? सिर्फ नंबर के लिए। तो यही बात यहाँ बताई गई है कि सिर्फ नंबर के लिए आप अपने व्यवहार को कंट्रोल मत करिए, नियंत्रित मत करिए, उसको दैनिक जीवन में भी उसका प्रयोग करिए। तो ये तो बात हो गया स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरी बात क्या है? रटन प्रणाली से मुक्त शिक्षा। अब देखिए रटन प्रणाली क्या है। इसी प्रणाली पे पूरा जो है शिक्षा आधारित हो गया है। क्या हो गया है? पूरी जो शिक्षा है वो इसी प्रणाली पे आधारित हो गई है। इसी प्रणाली से दूर जाना है। रटंत जो प्रणाली है, कहने का मतलब हर चीज को क्या रट लेना, बस रट लेना। नंबर पाने के लिए, उपलब्धि पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, एग्जाम बीट करने के लिए, किसी भी तरह नौकरी पाने के लिए कोई भी चीज क्या कर लेना, रट लेना। और ये जो रटी रटाई चीजें होती हैं ये क्या होती हैं? भूल जाती है, स्थायी होती हैं। तो ऐसे ज्ञान का क्या मतलब कि बस नंबर लेने के लिए आपने ज्ञान प्राप्त किया, उसको रटा और उसको क्या किया, कुछ महीने बाद आप भूल गए। तो इस शिक्षा देने का जो अर्थ है, जो आशय है, जो उद्देश्य है वो स्पष्ट हो पा रहा है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। आप जानते हैं कि ये जो एनसीएफ 2005 का जो गठन किया गया वो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? यशपाल शर्मा जी की अध्यक्षता में ये समिति का गठन हुआ है। और इसका जो है कार्य निदेशक कौन थे? कृष्ण कुमार। लिख लीजिएगा आप लोग। अध्यक्ष यशपाल शर्मा, कार्य निदेशक यशपाल समिति जो है, यशपाल शर्मा जी की जो समिति है उसका नाम है ना। और ये यशपाल जी का पूरा नाम है यशपाल शर्मा, जिन्होंने एनसीएफ 2005 का क्या किया था, अध्यक्ष बने थे। क्या थे? ये जो पूरा दस्तावेज लिखा जा रहा था, तैयार किया जा रहा था, जो ढांचा तैयार किया जा रहा था, उसके अध्यक्ष कौन थे? यशपाल जी थे। और किसकी देखरेख में हो रहा था? कार्य निदेशक, निर्देश देने वाला कौन था? कृष्ण कुमार, प्रोफेसर कृष्ण कुमार। प्रोफेसर कृष्ण कुमार कौन थे आप लोग जानते हैं? नहीं। एनसीईआरटी का नाम सुना है आप लोगों ने? उसी के अध्यक्ष थे, एनसीईआरटी के अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ये एनसीएफ 2005 का जो उद्धरण हुआ वो जो है दिसंबर 2004 में आपका शुरू हो गया था। एनसीईआरटी के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार। उनकी जो है कार्य निर्देशिका में यशपाल शर्मा जी ने क्या किया? एनसीएफ का निर्माण किया। और प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी बताते हैं कि बालक के व्यक्तित्व, कहने का मतलब जो व्यक्तित्व है उसी के निर्माण के लिए शिक्षा होनी चाहिए, है ना। जो सर्वांगीण विकास की बात की जाती है वो सर्वांगीण विकास में आपका क्या आता है? व्यक्तित्व। और जैसा कि आप जानते हैं व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? क्या होता है? ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ।
वंश पर जो नाटक वगैरह देखिए, अर्थ अगर आपसे पूछा जाए, आप लोग छोटे बच्चे नहीं कि बस आप अर्थ बता देंगे, मीनिंग नहीं बताना है। अर्थ कहने का मतलब क्या होता है, आप टोटल जो व्याख्या बताते हैं कि उससे क्या आशय निकल रहा है उसके अर्थ के साथ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप व्यक्तित्व से क्या समझते हैं ये बताइए, अर्थ नहीं बताइए। व्यक्तित्व से क्या समझते हैं? किसी भी व्यक्ति का जो चरित्र, जो उसकी भावना, जो उसके अंदर की दृष्टिकोण है, वो जब उसके व्यवहार में दिखाई देने लगते तो वही उसका व्यक्तित्व है। क्या होता है? ये आंतरिक और बाह्य गुणों का संगठन होता है। व्यक्तित्व क्या होता है? आंतरिक गुण प्लस बाह्य गुण, दोनों का संगठन आपका क्या कहलाता है? व्यक्तित्व। आंतरिक गुण आपके कौन कौन से होते हैं? आंतरिक गुण वो जो आपको आनुवंशिकता से मिलते हैं, वो आपके क्या होते हैं? आंतरिक गुण होते हैं। और बाह्य गुण क्या होते हैं? जो आपको पर्यावरण से मिलते हैं। तो इन दोनों का जो समावेश होता है। पर्सनालिटी का पहले अर्थ किससे लेते थे? शरीर की बनावट से। पहले जब इसका संकुचित अर्थ लेते थे तो कहते थे अच्छा उनकी पर्सनालिटी अच्छी है। उनका अच्छी पर्सनालिटी से कहने का मतलब क्या था? उनका जो लंबाई, चौड़ाई, वेट, भार, विभिन्न चीजें, शकल, सूरत ये आती थी। लेकिन जो है बाद में जब इसकी उत्कृष्टता देखी गई तो व्यक्तित्व का अर्थ क्या हुआ? उनके आंतरिक गुण भी उसमें शामिल हैं। उनके विचार कैसे है, उनकी बुद्धि कैसी है, उनकी भाषा कैसे है, विभिन्न चीजें, उनकी भावनाएं कैसी, दृष्टिकोण कैसा है, सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कहने का मतलब मनुष्य का रुचि, अभिवृत्ति, विचार, दृष्टिकोण, सारी चीजें जब उसके बाह्य व्यक्तित्व के साथ जुड़ता है तो वो क्या संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। क्या करता है? संपूर्ण व्यक्तित्व का विवेचना या निर्धारण करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कृष्ण कुमार जी हैं वो बालकों के व्यक्तित्व विकास पे जोर देते हैं। किस पे जोर देते हैं? व्यक्तित्व विकास पे। तो उन्होंने बताया कि जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो रट के नहीं हो सकता। वो कैसे होता है? आत्मसात से। किससे होता है? आत्मसात से। एसिमिलेशन, जब चीजों को आप क्या करते हैं? अपने अंदर समाहित कर लेते हैं तो वो क्या चीजें कहलाती हैं? आत्मसात कहलाती हैं। और वो आपके व्यवहार से, आपके कार्य से, है ना, आपके व्यवहार से नहीं, आपके कार्य से, आपके विचार से परिचालित होती हैं। बात समझ में आई? और तीसरी बात क्या है? तीसरा उद्देश्य समृद्ध पाठ्यक्रम। समृद्ध पाठ्यक्रम। समृद्ध पाठ्यक्रम कहने का मतलब, इनोवेशंस नाम सुना है आप लोगों ने? इनोवेशन, इनोवेशन क्या होता है? नवाचार। इनोवेशन मतलब होता है नवाचार। और नवाचार का अर्थ क्या होता है? जब नवीन चीजों का शिक्षा में प्रयोग किया जाता है, किसी स्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? इनोवेशन। तो वो इनोवेशन पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाने के लिए, पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना मतलब हर प्रकार से उत्तम बनाना। बात समझ रहे हैं? न सिर्फ पढ़ाई केंद्रित हो, वो क्या हो? बालक के सर्वांगीण, चारित्रिक, सामाजिक, मानसिक हर प्रकार के विकास को वो क्या करे? साथ में लेके चले। ये जो इसकी पाठ्यक्रम हो वो क्या हो? लचीला हो। पाठ्यक्रम कैसा हो? लचीला हो, नवाचार युक्त हो। उसमें विभिन्न प्रकार की, जब जिस चीज की जरूरत पड़ी, जब जिस विषय का जरूरत पड़ा उसको उसमें जोड़ दिया जाए और उसके अनुसार शिक्षा दी जाए। बात समझ रहे हैं कि जब विभिन्न स्तर पे जब बातें होने लगी, पहले जो गणित विज्ञान की शिक्षा शुरू से थी, है ना, जब आपका ये निर्माण हुआ, जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीएफ का निर्माण 4 बार हुआ है ना? कब कब हुआ है? 75, 88, 2000, 2005। 4 बार जब इसका निर्माण हुआ। पहले से ही गणित विज्ञान की शिक्षा थी, ये कोई नई ब्रांच नहीं थी। लेकिन पहले क्या था? वो ऑप्शनल सब्जेक्ट था। क्या था? वैकल्पिक विषय था। बालक अगर विकल्प के रूप में चुनता था गणित और विज्ञान।
बाद में इसे क्या किया गया, एनसीएफ 2005 से इसे क्या किया गया, महत्वपूर्ण विषय का स्थान दिया गया। ये आपका क्या हुआ, वैकल्पिक विषय ना होके क्या हो गया, बेसिक सब्जेक्ट या अनिवार्य कंपलसरी सब्जेक्ट आपका हो गया, जिसमें आपको बताया गया कि गणित और विज्ञान की शिक्षा कब तक देनी है, कक्षा 1 से 10 तक, जब तक बालक की अपनी समझ नहीं हो जाती, जब तक उसकी गणित की अवधारणाओं और विज्ञान की अवधारणाओं को बच्चा समझ न सके और किसी भी निर्णय लेने के योग्य न बन जाए, तब तक उसे गणित और विज्ञान से वंचित न किया जाए। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कि जो समृद्ध पाठ्यक्रम करने का मतलब है कि ऐसा पाठ्यक्रम जो क्या हो, हर चीज़ों से क्या हो, लिप्त हो, मतलब नवीन चीज़ें उसमें अगर जोड़ा जाए तो जोड़ लिया जाए, या अन्य क्षेत्र में भी जो नई चीज़ें आ रही हैं उसमें क्या किया जाए, इंक्लूड कर लिया जाए। समृद्ध कहने का मतलब क्या होता है, एकदम भरा पूरा। कहते हैं कि ये जो है एकदम समृद्धशाली है, ये देश या ये व्यक्ति या ये परिवार कहते हैं समृद्धशाली। समृद्धशाली मतलब कहने का हर प्रकार से सुखी, है ना। व्यवहारिक भाषा में अगर देखा जाए इसका अर्थ तो हर प्रकार से सुखी। हर प्रकार से सुखी मतलब संतान का सुख, पत्नी का सुख, पैसे का सुख, नौकरी का सुख, समाज का सुख, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ से वो क्या हो, दुखी हो, तो उसे क्या कहते हैं, समृद्धशाली व्यक्ति या परिवार कहते हैं। तो सेम शिक्षा में भी क्या है, जितने भी इसके आयाम हैं, जो भी बालक के विकास को, उसके उचित विकास की ओर संकेत करते हैं, सब उसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक ही पक्ष का आप विकास करें, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास कर दिए और इसके बाद आपका भावनात्मक पक्ष रह गया, तो ऐसा पाठ्यक्रम क्या होता है, अनुपयुक्त होगा। बात समझ में आ रही? जब एक ही पक्ष का विकास होगा, आपने ज्ञानात्मक पक्ष का विकास कर दिया, खूब पढ़ा दिया, भावना उसमें डाली ही नहीं, आपने भावनात्मक विकास किया ही नहीं। और जब आदमी के, मनुष्य के अंदर भावना नहीं होती तो वो क्या होता है, पशु के समान होता है ना। चाहे वो कोई भी भावना हो, प्रेम भावना हो, राष्ट्र भावना हो, कोई भी भावना हो, भावना के बिना क्या मनुष्य क्या होता है, पशु के समान होता है। तो भावना भी बालकों के अंदर डालना क्या है, पाठ्यक्रम का ही भाग्य है, ये भी तो पाठ्यक्रम से ही आता है। और उसी के साथ आपका क्रियात्मक पक्ष, बालकों को खूब रोज जो है बैठा के पढ़ाया जा रहा है, शरीर से कोई काम नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ दिमाग का यूज किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, पाठ्यक्रम उनका असमृद्धशील है। बालक का जब सर्वांगीण विकास ही नहीं हो रहा है, जो शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्तित्व विकास वही नहीं हो रहा है, तो उद्देश्य बनाने का क्या मतलब हुआ, कोई अर्थ नहीं। तो इसमें क्या है आपका समृद्ध पाठ्यक्रम, मतलब जितनी भी आपकी गतिविधियां आती हैं पढ़ाई के साथ साथ, शैक्षिक विधियों के साथ साथ जो आपकी सह शैक्षिक गतिविधियां हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, को-कुलर एक्टिविटीज़ जो आपकी होती हैं, जो को एजुकेशनल एक्टिविटी होती हैं, सब इसके अंतर्गत आपके आते हैं, पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आपका आता है। जैसे कि आपका बीटीसी में देखे होंगे, जब बीटीसी कर रहे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि पढ़ाई के साथ साथ आप में जो एक दिन की शिक्षा होती है, जिसमें आपका विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट, प्रयोजन कार्य होते हैं, है ना, दैत्य कार्य होते हैं, और आपका खेल शिक्षा भी उसमें अनिवार्य है। कौन कौन से गेम आपके बीटीसी में इंक्लूड हैं? हम लोग नहीं किए, रेगुलर थे। हफ्ते में एक दिन जो है खेल दिन अनिवार्य है ना, शनिवार के दिन खेल खिलाया जाता है ना बीटीसी वालों को। कौन कौन सा खेल होता है? बैडमिंटन, बैट बॉल, खो खो, कबड्डी, और कौन सा, कुश्ती कहाँ लड़ा रहे हैं, पकड़ते हैं दौड़ के ना। तो ये जो विभिन्न प्रकार के आपके जो गेम खेले जाते हैं वो किसके लिए होते हैं, शारीरिक विकास के लिए होते हैं, और ये शारीरिक विकास भी आपके पाठ्यक्रम में ही आता है। शांत हो जाइए, अब गेम से बाहर आइए। चौथा आपका क्या है, शांत हो जाइए। एकीकृत एवं लचीला मूल्यांकन प्रक्रिया। मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ये नहीं एक जैसा
स्थिर कर दिया कि बस आपके ऑप्शनल पूछे जाएंगे, बालक बस क्या कर रहा है, रटे जा रहा है, रटे जा रहा है। वो क्या कर रहा है, दूसरा रूल, दूसरा सिद्धांत जो फॉलो नहीं करना उसी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है ना। अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, वहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, आप क्या करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो रट लेंगे। जब एक ही प्रकार से बार बार जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो बालकों की भी रुचि क्या होती है, वहां से खत्म हो जाती है ना। जब एक ही जैसा मूल्यांकन प्रक्रिया होगा, आपको पता है कि टीचर जो है आपको कह दे कि आपका एग्जाम होगा, क्या होगा, एग्जाम होगा, क्लास टेस्ट की बात कर रहे हैं, कि अगर शिक्षक ने बता दिया कि आपका एग्जाम होगा और हर बार शिक्षक क्या कर रहा है, एग्जाम के नाम पे आके खाली प्रश्न पूछ ले रहा है कक्षा में, बस हो गया, बच्चे को दिमाग में क्या चीजें बैठ गई कि बस रट के आना है, बस ऐसे होना है। हाँ कहेंगे, अच्छा बच्चा क्या करेगा, उसके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएगी, इनकी परीक्षा कैसी हम जान रहे हैं, बस आके पूछेंगे, तो ये चीजें उसके दिमाग में बैठ जाती। जब मूल्यांकन प्रक्रिया बार बार क्या होगा, बदलेगा, तो वो विभिन्न आयाम से चीजों को पढ़ेगा। बात समझ रहे हैं, अपने दिमाग का विस्तार करेगा, अपने तर्क का विस्तार करेगा, उस आधार पे पढ़ेगा। और जैसे जैसे उसके प्रश्नों का जो पूछने का तरीका होगा, उसके क्वेश्चन पैटर्न बदलेंगे, वैसे वैसे उसका जो रचनावादी सोच भी बदलेगा। बात समझ रहे हैं। अगर पूछा जाए, अगर हर बार ऐसे पूछता है कि ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें क्या हैं, तो बालक बस वही पढ़ेगा कि ये चीज़ें क्या हैं। जब पूछेगा इसका प्रयोग कैसा होता है, दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, आप इसका कैसे उपयोग करेंगे, तो बालक अपने आधार पे उन चीज़ों का क्या करेगा, सोचेगा, तर्क करेगा, है ना, सूझ से उस चीज़ को पढ़ेगा। बात समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मूल्यांकन प्रक्रिया कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, एक ही जैसा या सुदृढ़ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मूल्यांकन में आपका बताता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या बताता है, क्या होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन? जब तक कार्यक्रम वार्षिक हर पढ़ाने के साथ साथ मूल्यांकन प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। और कार्यक्रम के साथ बताइए आप लोग पीछे से क्या बताएं। अच्छा फिर से बता दीजिए। मतलब लगातार चलता रहता है। मैं व्यापक करते कि हर क्षेत्र का मूल्यांकन होना चाहिए, किसी भी एक क्षेत्र का। तो देखिए अभी आपने यहाँ देखा पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, समृद्धशाली होना चाहिए। और सतत कहने का मतलब जो आपके फॉर्मेटिव एग्जाम्स होते हैं, फॉर्मेटिव एग्जाम्स कहने का मतलब आपका तिमाही, छमाही या जो है यूनिट टेस्ट जो भी आपका होता है कि एक निश्चित काल के बाद आप जो परीक्षाएं ले लेते हैं, शिक्षक ले लेते हैं, उससे क्या होता है, बालक का सतत मूल्यांकन होता है। सतत मूल्यांकन कैसा होता है, फॉर्मेटिव एग्जाम्स होते हैं। फॉर्मेटिव एग्जाम्स मतलब आपका रचनावादी एग्जाम परीक्षाएं। रचनावादी मतलब कंस्ट्रक्ट करना। अब जैसे बालक का आपने परीक्षा ले लिया, यूनिट टेस्ट, बालक का यूनिट टेस्ट ले लिया, तो जो गलती किया है आपने उसको मार्क किया, इसके बाद आप उसको आके बताते हैं आपने ऐसी गलती की, आपको यहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो वहां पे क्या किया, बालक का कंस्ट्रक्शन हुआ, बालक का फॉर्मेशन हुआ, उसके ज्ञान का फॉर्मेशन हुआ, वो उसके आधार पे फिर अगला परीक्षा देगा। फिर ये जो सतत मूल्यांकन करता है वही सतत बाद में क्या हो जाता है, व्यापक का रूप ले लेता है। जब आप तिमाही छमाही के बाद आप क्या लेते हैं, वार्षिक परीक्षाएं जो लेते हैं, वो आपका क्या होता है, फॉर्मेटिव नहीं होता, वो क्या होता है, आपका सेशनल होता है। उसमें आपका किसी भी प्रकार का जो करवाया जाता है, निदान करवाया जाता है या उपचार करवाया जाता है, इसमें वो निजार और उपचार नहीं होता। बात समझ रहे हैं कि जब वार्षिक परीक्षा आ गई तो वहाँ रिजल्ट आया तो वहाँ बस फेल पास बताया जाता है ना, कि वहाँ उपचार किया जाता है, वहाँ पे उपचार नहीं किया जाता। तो व्यापक कहने का मतलब किसी एक पक्ष का नहीं, या तो ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं, न तो भावनात्मक पक्ष का, न तो क्रियात्मक पक्ष का, सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन में आपका जो आपकी परीक्षाओं में आपने कितना नंबर पाया, वो प्रैक्टिकल कितना हुआ, वो कितना आप प्रेजेंट हैं, कैसा आपका आचार है, कैसा आपका विचार है, कक्षा में किस प्रकार से रहते हैं, विभिन्न जो बालक के आयाम हैं उन सबको नज़र में रख के ये आपका मूल्यांकन किया जाता है, व्यापक मूल्यांकन। बात समझ में आई। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, एकीकृत एवं लचीला मूल्यांकन प्रक्रिया होना चाहिए। पांचवा सिद्धांत आपका क्या है,
5 कहाँ हो गया? मूल्यांकन में आया है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। वही सारी चीजें एकीकृत कहने का मतलब सतत और व्यापक को एक करना। बात समझ रहे हैं? एकीकृत कहने का मतलब जो आपका सतत मूल्यांकन है, व्यापक मूल्यांकन है, दोनों को एक करके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना। समझ में बात आ रही है? देखिए 5वां आपका क्या है? राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना का विकास कोठारी आयोग ने भी बताया था, कोठारी जी ने, डीएस कोठारी ने बताया था, डीएस कोठारी ने बताया था कि जो राष्ट्रीय भावना है वो बालकों में डालनी चाहिए, है ना। जो बालक क्या है, राष्ट्र भावना से आस्तिक है ना, नास्तिक है। जो जिन बालकों में जो है राष्ट्र भावना नहीं है, उनमें में उस भावना को जागृत करना चाहिए। कहने का मतलब उनमें ये भावना डालना चाहिए कि हमें अपने देश के बारे में कैसा करना चाहिए, क्या रहना चाहिए, और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं। क्या करते हैं कि कोई भी कार्य जो है राष्ट्र भावना से नीचे आता है। बात समझ रहे हैं? राष्ट्र भावना सबसे श्रेष्ठ है। अगर राष्ट्र के लिए कोई कार्य करना है तो आप सभी चीजों को आप क्या करेंगे, नजरअंदाज करेंगे। सिर्फ आप किस पे ध्यान देंगे? राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित क्या होता है? सर्वोपरि गुण है किसी नागरिक का। हाँ वो तो होता ही है। आर्मी वाले बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, घर परिवार सब त्याग करके क्या करते हैं, सिर्फ भारत माँ की रक्षा करते हैं। क्या हुआ? तो वही बात है, बहुत सारे बच्चे हैं क्या कहें, हाँ सही बात है। आप लोग अपने जीवन में बहुत जो है इंजॉयमेंट लेते हैं, लेकिन वो सब क्या करते हैं, मिस करते हैं। वो फैमिली का एंजॉयमेंट हो गया, चाहे किसी भी चीज़ का, चाहे दोस्तों के साथ हो गया, उन सारी चीज़ों से वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन कभी ये नहीं कहते कि अरे झूठे आके यहाँ फंस गए, है ना, कभी कहते हैं नहीं। आप देश के बारे में उनसे बात करके देखिए तो आपके अंदर भी वैसी भावना जागृत हो जाएगी। कैसी? राष्ट्रहित की भावना। बात समझ रहे हैं कि ये जो राष्ट्रीय भावना है, अगर ये शुरू से बालकों में डाली जाए तो वो अपने देश के प्रति क्या होंगे, हमेशा ईमानदार होंगे। नेताओं की तरह चापलूस बिल्कुल नहीं होंगे। अपने स्वार्थ के लिए, अपने उल्लू सीधा करने के लिए वो कोई कार्य नहीं करेंगे। जब भी वो कोई कार्य करेंगे वो राष्ट्रीय भावना को सर्वोपरि स्थान देंगे। बात समझ में आई? अभी क्या है, लोगों में जीविका पार्जन के लिए या नौकरी पाने के लिए या अच्छा जो है समाज पाने के लिए वो क्या करते हैं, चापलूसी, अपना स्वार्थ परख करते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि करते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ आती हैं, जब राष्ट्रीय भावना खत्म हो जाती है, जब सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते। जब अपने बारे में सोचते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी भी गलत नेता को चुन के बैठा देते हैं कुर्सी पे, फिर अपना ही नुकसान करवाते हैं। तो ये क्या है, राष्ट्रीय भावना का विकास बालकों में डालना चाहिए। ये किसका उद्देश्य है? एनसीएफ का उद्देश्य है। कोठारी आयोग ने भी इसको जो है बताया था, लेकिन ये उद्देश्य क्या है एनसीएफ का, कि बालकों में जो है एक साफ सुथरी राजनीति की भावना पैदा करनी चाहिए, ताकि राजनीति ऐसी हो जो हमेशा क्या हो, राष्ट्रहित में कार्य कर सके। कहने का मतलब हो, मतभेद हो, मनभेद ना हो। क्या हो? मतभेद हो, मनभेद ना हो। मतभेद क्या होता है? विचारों में अंतर आए लेकिन मन में अंतर ना आए। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में भारत की राजनीति है वो किस पे आधारित है? मनभेद पे आधारित है। तो बालकों को कहाँ ले जाना है? मतभेद की तरफ ले जाना है, मनभेद की तरफ नहीं ले जाना है। बात समझ में आया? बस करें। आप देखिए कुछ इसके सुझाव देख लीजिए।
सजेशन। पहला सजेशन है सूचना एवं ज्ञान में अंतर होना चाहिए, सूचनाओं को ज्ञान नहीं बनाना चाहिए। क्या बालकों में जो सूचनाएं हैं वो सूचना मात्र न रह जाए, वो क्या हो, ज्ञान हो। बालकों में जो ज्ञान का प्रसारण किया जाता है वो सूचना मात्र न रह जाए। क्या, सूचना मात्र, सूचना मात्र न हो, क्या हो वो, ज्ञान हो। अभी आप इसका मतलब समझे हैं ना, ज्ञान और सूचना में अंतर। तो जो बालकों को दिया जाने वाला, सिखाया जाने वाला जो भी चीज़ें हैं, तथ्य हैं, प्रमाण है, वो चीज़ें क्या हो, सूचना मात्र न हो कि वो क्या करें, ज्ञान का निर्माण कर सकें, बालकों को क्या बना सके, ज्ञानी बना सके। बात समझ में आई। दूसरा क्या है कि मातृभाषा का प्रयोग करें शिक्षा में, प्राथमिक विद्यालय में ज़्यादातर मातृभाषा का प्रयोग करें। मातृभाषा से क्या तात्पर्य है, जो घर में बोले जाने वाली भाषा है? बिल्कुल, मातृभाषा कहने का मतलब आपका होता है राजकीय भाषा। कौन सी भाषा, राजकीय भाषा। देखिए यहाँ पे आपका जो है एनसीएफ 2005 जो है कक्षा 1 से ही जो है मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा का क्या करता है, शोध पात्र करता है। कक्षा 1 से ही बताता है कि बालकों को मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। क्यों, बालक के लिए उसकी अगर मातृभाषा हिंदी नहीं है तो फिर वो क्या क्षेत्र। देखिए यहाँ पे 3 भाषाओं का वो मिलता है। एक तो मातृभाषा हो गई, क्या हो गई, मातृभाषा। दूसरी भाषा अंग्रेजी होगी, क्या होगी, अंग्रेजी। और तीसरी भाषा क्या होगी, उर्दू नहीं, क्षेत्रीय भाषा होगी। जिस क्षेत्र से बालक बिलोंग करता है उसका वो क्षेत्रीय भाषा होगी। तो टीचर को ये तीनों भाषाएं क्या, जब जिसकी ज़रूरत लगे उसको वो फॉलो करे। अगर बच्चा जब मातृभाषा में नहीं समझ रहा है तो आप उसको क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये आपकी भाषा गलत है। अगर कोई बच्चा, आप गए हैं पढ़ाने प्राथमिक विद्यालय में, गांव में गए हैं, ठेठ में आपसे बात कर रहा है, तो आप बिल्कुल उसको नहीं डांटेंगे कि हाँ आप कैसे बात कर रहे हो, है ना। आप उसकी भावनाओं को समझेंगे और उसको क्या करेंगे, उस भाषा में उससे बात करेंगे। धीरे धीरे उसके जो है, जो उसकी धारणा बन चुकी है उस धारणा में क्या ले आएंगे, सुधार ले आएंगे, बिना उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। बात समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या बताता है कि जो 3 प्रकार की, और ये जो 3 स्ट्रक्चर लैंग्वेज फार्मूला है, त्रिभाषा सूत्र है, ये कहाँ से लिया गया है, ये कोठारी आयोग ने भी बताया है। और ये इससे पहले ये आया था आपका नीप जो है 1968 में, शिक्षा नीति 1968, वहां से बताया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, मातृभाषा का प्रयोग होगा, ज्यादातर मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। और शांति शिक्षा कक्षा तक ही सीमित ना रहें। शांति शिक्षा कक्षा तक ही सीमित न रहे। कहने का मतलब जो डिसिप्लिन है, जो रूल है, जो रेगुलेशन है, जो बालक अपने नियंत्रण के लिए लगाता है, वो सिर्फ कक्षा में ही न रहे, उसके बाह्य जीवन में भी वो होना चाहिए, वो समाज में भी दिखना चाहिए। और क्या सुझाव हैं? आपका जो है शांति शिक्षा के साथ साथ जो जितने भी आपके तर्कपूर्ण विचारधाराएं हैं सब बालक में दिया जाना चाहिए, या उसको जो है तर्कपूर्ण विचार का संकलन किसमें, बालक में। बात समझ रहे हैं कि बालकों में जो तर्कपूर्ण विचार हैं या जो उनका जो रचनावादी सोच है उसको और बढ़ावा देना चाहिए।
कहने का मतलब जो क्रिएटिविटी है बालकों में उसको और अवसर देना चाहिए। ये नहीं कि बालक अगर कुछ हट के सोच रहा है तो आप कहेंगे पहले आप इसके बारे में बताइए, उसके बारे में बाद में। अगर बालक के मन में कोई विचार आते हैं तुरंत कक्षा में, तो शिक्षक का क्या कार्य है, उसके समस्या का तुरंत समाधान करें। क्या किया जाए? समस्या का तुरंत समाधान। बात समझ रहे हैं कि अगर बालक आप कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बालक के दिमाग में उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई बात आ जाती है तो आप तुरंत उसके जो है समस्या का निदान करिए, पता लगाइए और उसका तुरंत उपचार करिए। ये नहीं कि आप बाद में पूछिएगा या आप बाद में मिलेगा। आप अपना टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देंगे तो बालक क्या करेगा, उसी सवाल में उलझा रह जाएगा और वो आप जो पढ़ाएंगे उसके समझ में नहीं आएगा। तुरंत अगर आप बता देंगे कि हाँ ऐसा है या वैसा है तो वो क्या करेगा, उसको समझ के फिर आप जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में सोचेगा। तो ये जो कुछ चीज़ें थी जो बालकों को जो सुझाव के रूप में दिया गया था, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें आपके, जैसे आपका है माध्यमिक शिक्षा में कौन कौन से विषय हैं, माध्यमिक शिक्षा में कौन कौन विषय संकलित किए गए हैं। देखिए आपका प्राथमिक हो गया, आपका उच्च प्राथमिक, ये सब ऐसे बता रहे हैं, सुझाव के अंतर्गत ही है आपका। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से कितने कक्षाओं तक आती है आपकी? 1 से 5 तक। और उच्च प्राथमिक 6 से 8 तक। और माध्यमिक शिक्षा आपकी कहाँ से आती है? 9 से 10। इसे आप पूर्व माध्यमिक के नाम से भी जानते हैं। माध्यमिक या पूर्व माध्यमिक, उच्चोत्तर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में आपका 11-12 आता है। इसमें जो ये होगा कि वो क्या होगा, पूर्व माध्यमिक 9-10 आपका आता है माध्यमिक शिक्षा में, उच्चोत्तर माध्यमिक में आपका 11-12 आता है। तो इसमें ये बताया गया जो मूल्यांकन प्रक्रिया होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कक्षा 9 से स्टार्ट होनी चाहिए और बालकों को कभी फेल नहीं करना है, किसी भी प्रकार से उनका अवरोधन नहीं करना है। बात समझ रहे हैं कि किसी कक्षा में प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक के, पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक कक्षाओं में क्या फेल नहीं करना। क्या माध्यमिक को 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व माध्यमिक और उच्चोत्तर माध्यमिक में बांटते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? उच्च प्राथमिक में कई विद्यालयों में पूर्व माध्यमिक भी लिखा। अच्छा, तो ठीक है भाई, पूर्व माध्यमिक। देखिए इसमें क्या बता रहे थे आपको कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो कक्षा 9 से क्या हो गया, कक्षा 8 तक आपको फेल नहीं करना है। जो परीक्षाएं होंगी, जो मूल्यांकन प्रक्रिया होगी वो कक्षा 9 से लागू होगी, है ना। किसी भी कक्षा में बालक को फेल नहीं करना है, किसी भी प्रकार का अवरोधन नहीं देना है। और इसमें सुझाव में भी दिया है कि शारीरिक और मानसिक दंड नहीं देने हैं। बात समझ रहे हैं? बात इतना क्यों कर रहे हैं? एनसीएफ समझ में आ गया तो बस करें। देखिए कक्षा जो है 1 से लेके 8 तक किसी भी प्रकार से अगर बालक के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसे मना नहीं करेंगे कि आपका एडमिशन नहीं होगा, या फिर एडमिशन का डेट निकल चुका है 6 महीने तो भी आप मना नहीं कर सकते कि हाँ आप लेट हो गए या आपका एडमिशन नहीं होगा। बालक जो है किसी दूसरी जगह से आया है पढ़ के, उसके पास प्रमाण पत्र नहीं है,
मतलब कि जिस कक्षा 5 पास करके आया है और उसके पास प्रमाण पत्र नहीं है कि वो 5 पास किया है, अगर वो 6 में एडमिशन लेना चाह रहा है तो आपको 6 में उसको एडमिशन देना है। किसी भी प्रकार से आप बालक को एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते, वो चाहे जाति धर्म में किसी भी प्रकार की बात हो गई, किसी भी समुदाय, किसी भी स्थिति की, वहाँ आप बालक को किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाएंगे। बात समझ में आए? बस करिए। RTA नहीं पढ़ेंगे आप लोग कल? चलिए ठीक है।